When asked about leading a life with disability, the great physicist Stephen Hawking said, "My advice to other disabled people would be concentrate on the things your disability doesn't prevent you doing well, and don't regret the things it interferes with. Don't be disabled in spirit as well as physically." Hello, and a very warm welcome to everyone. I'm your host, Smriti Sikta Mishra, and in the very first episode of our series, Defeating Disability, an initiative by MH India organization, today, in A to Z Therapy with Smriti, we have a very special guest with us who had the courage to fight against the odds and write a story of her own, who decided to focus on her abilities despite being born with 100% hearing impairment in her right ear and 90% in her left ear. I proudly welcome Miss Vidisha Balyan, the first ever Indian woman to be crowned as Miss Deaf World 2019 when she was just 21, who has also represented India at the 2017 Summer Deaf Olympics, a social activist, a great speaker, and a great dancer, who will share her journey of defeating her disabilities and reaching great heights with us today. So let's welcome Miss Vidisha Balyan. हेलो मैम। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं एकदम बढ़िया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी हमारे पूरे एमएच इंडिया की टीम की तरफ से आप आई, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपके पेरेंट्स एंड आपकी थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहती थी। हाँ, फैमिली बैकग्राउंड ये मतलब ये पूछ रहे हो कि उनको मेरे बारे में कैसे पता चला, प्रॉब्लम्स वगैरह। हाँ, वो तो हम जब मैं 3 साल की हाँ, जब मैं 3 साल की थी तो उनको कुछ ऐसा गड़बड़ लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है जो कि रिएक्ट नहीं कर रही है, कि जैसे बाहर की बेल जैसे घंटी बजते हैं तो उनकी मैं रिएक्ट नहीं करती, या पीछे से आवाज करके बुलाते हैं तो मैं रिएक्ट नहीं करती थी। तो जब मैं 5 साल की थी तब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ये बोल दिया कि विदिशा को हेयरिंग प्रॉब्लम है। तब उनको पता चला और डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया कि विदिशा को स्पेशल स्कूल में जाना पड़ेगा। तो मेरे पेरेंट्स गए स्पेशल स्कूल में, हम देखा सारा मतलब माहौल का देखा, तो देखकर वहाँ पे सब साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो उनको मतलब डर लग रहा था कि मेरी बेटी कैसे साइन लैंग्वेज में बात करेगी, नहीं बोल नहीं पाएगी। लेकिन हाँ, उस टाइम पे मैं कुछ कुछ वर्ड बोल लेती थी, जैसे माँ करके ऐसे कुछ थोड़ा बहुत बोल लेती थी। तो उनको लगता था कि अगर विदिशा कुछ वर्ड बोल सकती है तो बाद में क्यों नहीं बोल पाएगी। तब उन्होंने मना कर दिया कि स्पेशल स्कूल में नहीं भेजेंगे, इस नॉर्मल स्कूल में मैं भेजूंगी। तो मेरी पढ़ाई भी नॉर्मल स्कूल में हुई है। तो इस तरह से हाँ जी, हाँ जी। तो उनका मतलब मैं 5 साल की थी तब क्लियर हुआ कि हियरिंग इम्पेयर्ड है। ओके, तो उसके बाद एक्सेप्टेंस कैसे हुआ? होता है ना कि पेरेंट्स को कि मेरे ही बच्चे को ऐसा क्यों, या कभी आपको लगा हो कि आप ही को ऐसा क्यों हुआ, तो वो जो खुद से खुद को एक्सेप्ट करना वो कब आया? शुरू में मेरे पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं करते थे और मैं भी नहीं। उनको लगता था कि मेरी बेटी को प्रॉब्लम है, समाज क्या कहेंगे। तो शुरू में उनको टाइम लगा एक्सेप्ट करने में। मैं भी ऐसी फील करती थी कि क्लास में मजाक उड़ा रहे हैं या फिर मैं क्यों हेयरिंग एड पहन रही हूँ। लेकिन टाइम के साथ साथ मुझे मतलब मेरे को समझ में आने लगी। मैंने अभी काफी फ्रेंड्स से मिले जो हार्ड ऑफ हेयरिंग है, और पेरेंट्स ने भी जैसे डॉक्टर ने समझा मेरे पेरेंट्स को मुझे कि इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, हिम्मत रखी। तो धीरे धीरे उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया और मेरे को समझा गया विदिशा जैसे जिनके आई साइट वीक होता है तो वो भी चश्मा पहनता है। तो इस तरह की जैसा अगर हेयरिंग वीक होता है तो हेयरिंग एड पहनना चाहिए। तो इस तरह का मेरे को समझाया गया, तो मैंने इस तरह से एक्सेप्ट करना शुरू किया। ओके, वंडरफुल। तो ये आपने जैसे कि मुझे पता है कि आप लिप रीड कर सकती हैं, तो ये कहाँ से सीखा? और आपने बहुत सारे थेरेपिस्ट के पास गई होंगी, तो वो सफर कैसा था बचपन में? अच्छा, जैसे होता जो हार्ड ऑफ हियरिंग होता है उनके स्पीच क्लियर नहीं होते। उन लोगों के लिए ना एक स्पीच थेरेपिस्ट भी होते हैं।
जी। तो मैंने बचपन में 2-3 महीने के लिए मैंने स्पीच थेरेपिस्ट से बोलना सीखा कि कैसे बोलना है, बल्कि मेरे पेरेंट्स ने भी उनसे सीखा। पेरेंट्स के अलावा मेरा मैटरनल फैमिली लाइक मामा है, उन्होंने भी उनसे सीखा कि कैसे उनको समझाया जाए विदिशा को। उस टाइम मेरा स्पीच मतलब मेरी स्पीच वैसे भी बहुत ढीली हुई थी, मैं बोल नहीं पाती थी, तो उन्होंने अभी मेरे स्पीच थेरेपिस्ट से सीखा कि अच्छा। कैसे-कैसे विदिशा को समझाया जाए, कौन सा वर्ड गलत बोलता है, सही बोलता है। तो इस तरह से 2-3 महीने के लिए मैंने स्पीच थेरेपिस्ट से सीखा। उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स और मैटरनल फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया कि ऐसा बोलो और ऐसा से क्लियर बोलो। तो इस तरह से मेरा स्पीच क्लियर हुआ। और हाँ, हार्ड ऑफ हियरिंग लाइक मैं कैसे लिप रीड करती हूँ। जब मैं छोटी थी तो पहले मैं पूछती थी कि मम्मा देखो वो क्या पूछ रहे हैं, या मामा से किसी से पूछती थी कि क्या पूछ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो वो लोग कहते थे कि तुम खुद समझने की कोशिश करो, लिप रीड करने की कोशिश करो। तो मैंने बहुत प्रैक्टिस किया कि लोग कैसे बात कर रहे हैं, मैं लिप देख देख के समझती थी। तो इस तरह से मेरा प्रैक्टिस करने के बाद मैं अब एक्सपर्ट हो गई हूँ कि आप क्या पूछ रहे हो, कि आप इस तरह से मैं लिप रीड करके समझ में आता है। Yes. ओके। अच्छा, तो ये स्पोर्ट्स का जो आपका ये कहाँ से शुरू हुआ? लॉन टेनिस, ये कब शुरू हुआ? किस उम्र में शुरू हुआ? स्पोर्ट्स खेलना कब शुरू किया? जी, जी। बचपन से स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट था। पहले मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन वो ग्रुप गेम होने की वजह से मैंने बास्केटबॉल छोड़ना पड़ा, क्योंकि इसमें बॉल पास करना होता है, तो सुनाई नहीं देता कि पीछे से कोई बोल रहे हैं बॉल पास कर दो। तो उसकी वजह से मैंने बहुत अच्छा खेला बास्केटबॉल में, वाइस कैप्टन रही हूँ, बट छोड़ना पड़ा ग्रुप गेम की वजह से। और कोच ने सजेस्ट किया कि विदिशा की हाइट और फिजिक बहुत अच्छी है, गेम में बहुत आगे जा सकती है, तो विदिशा को इंडिविजुअल गेम खेलना चाहिए। तब मैंने लॉन टेनिस खेलना शुरू किया। 11 साल की थी तब मैंने खेलना शुरू किया। तो शुरू में दिक्कत आती है, मतलब जैसे कोच को समझना, कोच क्या कह रहे हैं, या मुझे कोच को समझना कि क्या बोल रहे हैं। तो शुरू में टाइम लगा, फिर मैंने बहुत मेहनत किया, फिर धीरे धीरे मैंने स्टेट, फिर नेशनल के बाद इंटरनेशनल। तो मेरा तो सपना था कि ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट की, और वो सच भी हुआ। सच भी हुआ, तो जी। ये हाँ, यस। तो ये जो आपने सपना देखा, उसे सच भी किया और फिर आपको पता चलता है कि आप उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते 2017 में जब आप डेफ ओलंपिक से वापस आए। तो वो जो एक ट्रॉमा होता है, एक ये होती है कि आपका सपना टूट गया, उसके साथ आपने कैसे डील किया? जैसे अदाफ ओलंपिक में मैच खेलते वक्त मेरे को बैक में जर्क लगा, हुँ, हुँ। तो मैं आगे नहीं बढ़ पाई। मैं सेमीफाइनल तक पहुंची थी, फिर आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि बैक में जर्क लगा। तो मेरा सपना, मतलब जहाँ तक मैं सोचती थी मुझे करना है, जीतना है, जो तो नहीं हो पाए। तो दस ओलंपिक टर्की में हुआ था, तो इंडिया वापस आने के बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, मेरी बैक में सीवियर इंजरी हो गई थी, तो डिस्क स्लिप हो गया था। तो डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर ने चेकअप करके दिखा, डॉक्टर ने यही बोला कि सीवियर बैक इंजरी है और विदिशा को टेनिस छोड़ना चाहिए, हुँ, हुँ। क्योंकि पावरफुल गेम है टेनिस, तो विदिशा को छोड़ना चाहिए। तो मैं कुछ मोमेंट के लिए मैं चुप हो गई थी कि मैंने डॉक्टर से यही बोला कि डॉक्टर मैं छोड़ नहीं सकते, बट मैं रेस्ट ले सकती हूँ। मैं बचपन से सिर्फ जब से मैंने टेनिस खेलना शुरू किया, जब स्टेट लेवल, नेशनल लेवल जब अच्छा खेलने लगी थी, तो मैं ओलंपिक का सपना देखती थी, और मेरे दिमाग में तो एक ही चीज रहा था, एक ही टारगेट, टेनिस टेनिस टेनिस, बाय बाय, कुछ नहीं सोचती थी। मतलब मैं सिर्फ टेनिस के बारे में बात करती थी, टेनिस के बारे में सोचती थी, विजुलाइज करती थी। हुँ, हुँ। जब ब्रेक लिया, इतना लंबा टाइम से मैंने ब्रेक लिया, मतलब मैं टेनिस को बहुत मिस करती थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको छोड़ना पड़ेगा। वो जो जिस तरह से उन्होंने बोला था, मेरे दिमाग में वही घूमता था, और दर्द बहुत होता था। तो घर वाले मतलब समझाते थे मेरे को डाइवर्ट करने के लिए मुझे बाहर घुमाते थे, हम कई फंक्शन अटेंड करते थे। पहले मैं बिल्कुल, तो मतलब सालों में एक बार फंक्शन अटेंड करते थे हम, मैं सिर्फ टेनिस टेनिस रहता था। अब ऐसे ही पापा बोलते थे मम्मा को कि बिटिया को समझाओ, कि डाइवर्ट करो, कुछ मूवी दिखाओ या घुमाओ। तो फिर मैं डिप्रेशन में चली गई, मैंने पेरेंट्स से बात नहीं करती थी, मैंने 1 हफ्ते तक मैंने बात नहीं किया था। इस बार ऐसा हुआ, मैंने कुर्सी भी फंस गया था, मतलब क्योंकि मैं टेनिस को बहुत ज्यादा मिस करती थी। तो इस तरह से मम्मा मेरे को बाहर लेके जाते थे, घुमाते थे,
फ्रेंड्स से मिलवाना शुरू किया। मतलब फ्रेंड्स उस टाइम मतलब मेरा बहुत फ्रेंड्स था, मतलब ना के बराबर थे, मेरे फ्रेंड्स नहीं थे। तो धीरे धीरे सोसाइटी में रहते थे, धीरे धीरे फ्रेंड्स से मिलवाना शुरू किया, बात करवाना शुरू किया। तो धीरे 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 फिर मैंने अपना आप को इस तरह जो डिप्रेशन में जो मैं चली गई थी उसको मैंने ओवरकम किया। फिर वीडियो देखना शुरू किया, मोटिवेशनल वीडियो देखना शुरू किया मैंने, और अपना आप को पॉजिटिव बात करना कि हाँ कोई ना कोई ना इंजरी है, अपना आप को पॉजिटिव बात करना शुरू किया। तो इस तरह से मैंने डील किया या ओके। तो फिर जो आपका स्लिप डिस्क का इशू हुआ था, इंजरी एंड ऑल, तो उस पे फिर आपका हेल्थ में क्या इफेक्ट रहा? क्या-क्या आपने लिया, फिजियोथेरेपी ली होगी या कुछ लिया होगा, तो उसका थोड़ा सफर बताइए। डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया था कि विदिशा को फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने चाहिए, उनकी बैक को स्ट्रेंथ करने की बहुत जरूरत और बहुत जरूरी भी है। जिनको इंजरी होते हैं तो उनको फिजियोथेरेपिस्ट का सहारा लेना बहुत जरूरी है। तो हम उनके पास जाते थे तो बैक पे पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस बताते थे कि पे कौन सा मसल्स पे फोकस करना, माइक्रो मैक्रो कौन से मसल्स पे काम करना और कौन कौन सा एक्सरसाइजेस करना है। तो इस तरह से बहुत जरूरी है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना। अभी भी जाती हूँ मैं, वो एक्सरसाइजेस करती हूँ जो फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला कि आपको ये करना है। आज मैं जैसे 5 इंचेस में हील्स भी पहन लेती हूँ। मैंने अपने बैक को इतना स्ट्रेंथ कर लिया है, मतलब इतना एक्सरसाइज कर करके मैंने स्ट्रेंथ कर लिया। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत होता है, जिस तरह से मेरे को सीवियर इंजरी है थोड़ी बहुत तो होता है, पर इतना ज्यादा नहीं जितना हुआ था मुझे। ओके, वंडरफुल। तो अच्छा, तो ये आपने स्पोर्ट्स तकरीबन 8-9 साल या 10 साल तकरीबन खेला है। मतलब बचपन से 11-12 साल से। तो आप अपनी पूरी लाइफ को अगर देखेंगी तो स्पोर्ट्स ने आपको क्या सिखाया है? चाहे वो आप बास्केटबॉल तो जब खेलती हो या लॉन टेनिस, स्पोर्ट्स ने आपको क्या सिखाया? स्पोर्ट्स तो लाइफ को रिलेट करता है। लाइक जैसे मैं पहले लॉन टेनिस खेलती थी तो शुरू शुरू में मैचेस हार जाते थे। हुँ, तो कैसे आपको मेंटली मजबूत रहना है, कैसे आपको स्ट्रांग होना है, और किस जो प्रेशर आता है उसको कैसे हैंडल करना लाइफ में। मतलब जो हम डिसेबल लोग होते हैं उनको भी प्रॉब्लम्स आता है, तो उनको डबल था, पर नॉर्मल लोगों के साथ भी प्रॉब्लम्स होता है, सबके साथ होता है। हुँ, तो स्पोर्ट आपको सिखाते हैं हम कि हर एडवर्स कंडीशन में आपको कैसे हैंडल करना चाहिए। सबकी लाइफ में कोई ना कोई एडवर्स कंडीशन होता है, तो ये स्पोर्ट बिल्कुल सिखाते हैं। तो मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि जो बच्चे होते हैं वो स्पोर्ट्स में जरूर पार्टिसिपेट करें, बहुत कुछ सिखाते हैं स्पोर्ट्स। हुँ, सच में। तो ये आपने कहा कि आपका जो फ़िज़ीक था, हाइट था, उसके अकॉर्डिंग आपके कोचेस ने कहा कि आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करेंगी। तो ये जो सफ़र था स्पोर्ट्स से, आप 2017 में हुआ कि आप नहीं खेल सकती, फिर आप 2019 में मिस वर्ल्ड डेफ़ जीतती हैं, तो वो सफ़र कैसा था? अपना बॉडी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो या पूरा जर्नी आप हमें बताएँ? जैसे मैं बहुत अच्छा खेलने लगी थी ना गेम में, तो मैं हमेशा बस ओलंपिक के बारे में सोचती थी कि हुँ, हुँ। मुझे ओलंपिक जाना है, जहाँ तक पहुँचना है। मेरे दिमाग में सिर्फ टेनिस टेनिस रहता है। जब मैंने ब्रेक लिया तो अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए मैं कुछ ना कुछ देखती रहती थी फोन पे, लाइक मोटिवेशनल वीडियोस। तो गूगल के थ्रू मुझे पता चला मिस दस इंडिया के बारे में। हुँ, तो मैंने सोचा इस पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो इसके बारे में मैंने फिर पेरेंट्स को बताया है। लेकिन पेरेंट्स ने यही बोला कि बेटा तुम्हारा तो मस्कुलर शेप है, तुम कैसे ब्यूटी पेजेंट में जाओगे, तुम तो बिल्कुल अलग हो। जी। तो मैंने बोला हाँ बट कोशिश करूंगी, आप परमिशन दे दीजिए। तो परमिशन दिया। तो फिर मैंने उस पर बहुत जैसे एक आदत पड़ जाता है ना, तो स्पोर्ट्स पर्सन जो हार्ड वर्क करता है, तो उसी की वजह से मैंने मिस दस इंडिया, जैसे मैं स्पोर्ट्स में फोकस करती थी एक ही टारगेट पे, तो मिस इंडिया में भी ऐसे ही किया। जो जो जरूरी था, लाइक साइन लैंग्वेज सीखना आने, साइन लैंग्वेज आना चाहिए, डांस आना चाहिए। तो मैंने जो जो जरूरी था मिस इंडिया के लिए, मैंने उस पर पूरा मतलब फुल हार्ट के साथ मैंने मेहनत किया। हील्स पर चलना, बहुत दिक्कत हुई कि मेरे बैक इंजरी भी है, फिर भी आपको हील्स में चलना है, कैसे चलना है। डाइट पे फोकस किया कि डाइट कैसा होगा। और पहले मैं एक स्ट्रेंथ वर्कआउट करती थी, वेट ट्रेनिंग करती थी। तो डाइट में मैंने कार्डियो करना स्टार्ट किया था। तो इस तरह से मैं ऐसे मिस ऑफ इंडिया, फिर देन मिस ऑफ वर्ल्ड के लिए मैं सेलेक्ट हुई। फिर बस
तो ये जीत गया। सफर तो ये सफर कैसा था फिर मतलब आपके सपने बदले, आपकी उम्मीद बदली अपने आप से, खुद को एक स्पोर्ट्स पर्सन से लेकर फिर आपने एक मॉडल की तरह देखा, तो वो खुद का जो एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन था, एक ड्रीम्स को लेकर, वो कैसे था? वो बहुत मतलब एक टफ, बहुत टफ होता है क्योंकि आप जैसे मस्कुलर थे, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी उसको भी कुछ लीन में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्मेशन, तो मेरे लिए आसान नहीं था। डाइट एकदम चेंज करना और एक बॉडी लैंग्वेज में बहुत सॉफ्ट होना और आपको आर्टिकुलेट आने चाहिए, तो मतलब मेरे लिए थोड़ा टफ था। बस हाँ, मैंने इस चीज का काफी मेहनत करके मिस ऑफ इंडिया के लिए मैंने ट्राई किया। बस क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इंजरी इंजरी हो गए थे, तो मुझे कुछ करना था, पर अलग करना, कुछ अलग क्या करना था। तो फिर मैंने मिस ऑफ इंडिया के लिए इस तरह से मेहनत किया। मैंने साई लैंग्वेज सीखना, साई लैंग्वेज मैंने यूट्यूब के थ्रू मैंने साई लैंग्वेज सीखा 4 मंथ्स में। उसके अलावा डांस करना, डांस में मैं बचपन से मतलब मेरी डांस अच्छा था, बट उसको और प्रॉपर फिनिशिंग लाना था उस पर, तो मैंने डांस पे मेहनत किया। और इस तरह से फिर मैं उसका नॉलेज लेना कि कैसे आपको किस तरह का ड्रेस पहनना है और आपका वॉक कैसे होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं फिर मिस ऑफ इंडिया के लिए पार्टिसिपेट किया और फिर जीत गई। उसके बाद फिर मिस वर्ल्ड के लिए मैं सेलेक्ट हुई। मिस वर्ल्ड के लिए मैंने और डबल मेहनत किया। मैंने मिस वर्ल्ड में टैलेंट ऑन में स्टैंड ऑफ डांस किया था। इतना आसान नहीं था, वो क्लासिकल डांस था। तो बस स्पोर्ट्स ने बहुत बहुत कुछ सिखाया। जैसे मैं बचपन में योगा भी करती थी और वर्कआउट भी करती थी। स्टैमिना, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत जरूरत होती थी। उन्हीं की वजह से मेरा स्टैंड अप डांस परफॉर्मेंस करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, हाँ थोड़ी बहुत तो होता पर इतना ज्यादा नहीं। उन्हीं की वजह से मैं अच्छा परफॉर्म कर पाई और फिर मिस वर्ल्ड जीत गई। ओके। तो अगर आपको पूछा जाए कि आप अपनी नॉलेज मतलब जितने भी आप चाहे वो जितने भी कॉम्पिटिशन्स हो या जितने भी आपने जीते हैं सब कुछ, उसमें से अगर आपको बोला जाए कि आप कुछ 3 पॉइंट्स में अगर आपके अपने नॉलेज को आप दे सके एक छोटे बच्चे को, तो आप क्या देना चाहेंगे? 3 पॉइंट्स। Okay. That's message you are asking about message. हाँ, सब। या मैसेज ये देना चाहूंगी कि आप अपना गोल बनाए रखिए, उस पर फोकस करिए और खुद पर बिलीव करना और गॉड पे बिलीव करना, तो ये बहुत जरूरी है। और एक बात किया जाए, अगर आपको एक चीज नहीं मिलते तो भगवान आपको दूसरा रास्ता जरूर देते हैं, बस आप कंटिन्यू मेहनत करते रहना चाहिए, वो भी ईमानदारी के साथ। तो मैं ये कहूँ। आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस और आगे क्या सपने हैं आपके? आगे मेरे सपना यही है कि जो हार्ड ऑफ हियरिंग डफ है उन लोगों के लिए मैं कुछ करूं। तो आगे मैं एनजीओ खोलने के लिए प्लान कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, बात हो रही है, कर रहे हैं एनजीओ खोलना। तो उनको मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ। जिस तरह से मैंने बचपन में अब तक जो प्रॉब्लम फेस किया है मैंने, तो मैं चाहती हूँ उनको मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल देना, उनको बढ़ाना कि तुम कर सकते हो, जब मैंने किया तो तुम भी कर सकते हो। तो आगे मेरा एनजीओ खोलने का प्लान है। अच्छा, और अगर आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए या आपकी तरफ से बच्चों के लिए हो, किसी के भी लिए हो, स्पेशली फॉर द डिसेबल्ड कम्युनिटी, क्या कहना चाहेंगे या आप? डिसेबल कम्युनिटी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत लोग होता है जो वो नॉर्मल से बहुत कंपेयर करते हैं कि मैं एक अलग चीज हूँ। तो मैं सबसे पहली बात खुद को एक्सेप्ट करिए और खुद से प्यार करिए। हम सब एक यूनिक है। अगर भगवान एक चीज चुनता है तो दूसरे चीज स्पेशल जरूर देते हैं। तो अपना आपको आइडेंटिफाई करो और उस पर काम करिए और इम्प्रूव करिए। और नॉर्मल लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि इतने जल्दी जज नहीं करना कि सब सब अपने अपने पर्सनल लाइफ में सबकी प्रॉब्लम्स होता है, इतनी जल्दी आप जज नहीं करना। और जरूर हेल्प करिए सबको, नॉर्मल के लिए भी और डेफ या कोई डिसेबल्ड उनको जरूर हेल्प करना चाहिए। ओके, वंडरफुल। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी इतनी खूबसूरत जर्नी रही है हमारे साथ शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ और कहना चाहती हैं अगर आप कुछ और कहना चाहती हैं तो ज़रूर। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक मेन सर। यू। ओके।
So here we present some great moments from the life of Miss Vidisha Balyan.